नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों, इन दिनों मैं मुंबई में हूं। कार्यवश मुझे मुंबई आना पड़ा है, लेकिन मुंबई में ही हिंदी के विकास संबंधी कुछ चर्चा परिचर्चा इस बीच में हमने भाग लिया है। संयोगवश आज महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से भेंट हुई। उन्होंने समय देकर आज मुझे राजभवन में बुलाया और मेरे साथ एक दो अतिथि और वहाँ गए थे। राजभवन में पहुंचकर वहाँ का दृश्य जो देखने को मिला मैं आपको दिखाऊंगा। यह अंग्रेजों के ज़माना में बना हुआ है और ठीक 3 तरफ से समुद्र है और बीच में राजभवन है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो यहीं ठहरते हैं और भारत के राष्ट्रपति भी यहीं ठहरते हैं। इसमें महामहिम कोश्यारी जी से मेरी मुलाकात हुई। मेरी भेंट का केवल मुद्दा सीमित था हिंदी के विकास संबंधी, कि हिंदी के विकास में अवरोध क्या सब हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। इस पर लगभग 1 घंटा चर्चा हुई राज्यपाल महोदय के साथ और मैंने देखा कि राज्यपाल जी भी बहुत चिंतित थे। खास करके कुछ अंग्रेजी परस्त लोगों के कारण हिंदी बदनाम हो रही है। हिंदी बोलने वालों की संख्या में वृद्धि जरूर हो रही है, लेकिन हिंदी के विकास में बाधक बन रहे हैं अंग्रेजी परस्त लोग, जो अंग्रेजी में अपना परिचय देना चाहते हैं, अंग्रेजी में ही बात करना चाहते हैं। खास करके नौकरशाही जो है वह अंग्रेजी परस्त, वो हिंदी क्षेत्र से आते हैं लेकिन इंग्लिश में सारा काम करते हैं। इस संबंध में राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट कहा कि नहीं, हिंदी का विकास कोई रोक नहीं सकता है, हिंदी बढ़ती रहेगी। इसकी साहित्य पर भी चर्चा हुई और साहित्य के विकास में आज ही मैं बता दूं, मेरे साथ गई थी प्रिया सावंत। उनकी यह किताब है काव्य तृषा। काव्य तृषा पर भी बहुत देर चर्चा हुई और उन्होंने बहुत सराहा इस किताब को। वैसे ही यहीं मुंबई से ही प्रकाशित है संगीत रामायण, जो सुनील सुधाकर देशपांडे जी लिखे हुए हैं, जिसमें 26 गीत हैं। उस किताब पर भी चर्चा हुई और राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट कहा कि देखिए, हिंदी में इतनी लेखनी बढ़ रही है कि अब हिंदी के विकास को रोका नहीं जा सकता। अब नेपाल के बारे में भी चर्चा हुई। नेपाल में जो बसंत चौधरी जी की किताब है, उस किताब पर चर्चा हुई। उन्होंने भी यह कहा। डॉक्टर श्वेता दीप्ति की किताब है जिसमें 7-8 पुस्तक है, उस पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर उषा ठाकुर की किताब पर और राजेश्वर नेपाली के किताब पर भी चर्चा हुई। तो उनका यह मानना था कि नेपाल में भी हिंदी का विकास हो। उन्होंने एक आग्रह यह किया कि देखिए, भारत में हम लोग राजभाषा का दर्जा दे चुके हैं नेपाली को, और यहाँ पर केवल नेपाली नहीं, बहुत सारी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिए हैं, लेकिन यह काम नेपाल में नहीं हुआ है। उन्होंने आग्रह किया कि आप लोग जाकर वहाँ इसके लिए प्रयास कीजिए और नेपाल में ऐसा प्रयास होना चाहिए जो नेपाल में भी इसको मान्यता मिले। और उन्होंने बताया अपने बारे में कि जब भी मैं नेपाल गया हूँ तो मैं वहाँ देखा हूँ कि नेपाल में अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। अपने बारे में उन्होंने कहा कि मैंने जब गया, हमारे साथ जितने लोग आए सभी हिंदी में बात करते हैं और लेकिन हिंदी से आखिर डरते क्यों हैं? तो हिंदी से डरने की बात नहीं है। हिंदी
आपको सहयोग करेगी, इसलिए आप हिंदी को नेपाल में मान्यता जरूर दिलावे। यह उनका विशेष आग्रह था। भारत में भी उन्होंने कहा कि नहीं, सो यहाँ पर भी जो अंग्रेजी का दबदबा चल रहा है सो वह नहीं होना चाहिए। उन्होंने हिंदी में आजकल उर्दू शब्द ज़्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं, उस उर्दू शब्द पर भी उन्होंने आपत्ति जताई कि आप हिंदी में अगर लिखते हैं तो हिंदी शब्द का ही इस्तेमाल करें। और मैं देखता हूँ कि जैसे हिंदी की कविता होती है और कविता में उर्दू शब्द हो जाते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि आजकल तो देख रहे हैं तो सभी करीब करीब जितने लोग आते हैं सभी करीब करीब कविता लिखे हुए होते हैं, सभी कवि हैं यहाँ। तो कवि तो अब देख रहे हैं कि हर जगह हर मोहल्ला में कवि विराजमान है, लेकिन भाषा की स्तरीयता भी बढ़नी चाहिए, ये उन्होंने कहा। इसी दरमियान मैंने उनसे पूछ दिया कि सर, आप तो नेपाल के जानकार हैं और आप नेपाल के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और हमारे यहाँ जो ईपीजी कमेटी बनी थी उसके आप सक्रिय सदस्य भी रहे हैं, तो ईपीजी क्या हुआ और क्या होगा। हालांकि राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट कहा कि देखिए, यह राजनीतिक बात है और मेरे लिए राजनीतिक बोलना उचित नहीं होगा। फिर भी उनसे जो बात हुई तो वास्तव में जब भी कुसियार साहब का नाम आता है तब ईपीजी का नाम तो आ ही जाएगा, क्योंकि भारत से भी 3 लोग थे और नेपाल से भी 3 लोग थे। तो जो मुझे लगा तो उसमें यही लगा कि ईपीजी ये लोग तो दे चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं ईपीजी में कुछ तो कमजोरी जरूर हुई है, और इतनी कमजोरी हुई है जिसके कारण यह प्रधानमंत्री के यहाँ, भारत के प्रधानमंत्री के यहाँ इसको नहीं प्राप्त किया गया है। यानी कि ईपीजी प्रधानमंत्री मोदी साहब अच्छी तरह समझ गए हैं कि इसमें कुछ न कुछ कमजोरी जरूर है, और उस कमजोरी को लेकर प्रधानमंत्री निवास में ईपीजी नहीं दर्ता हो पा रहा है। और यह चीज अब जैसे उस समय भी चर्चा हो रही थी नेपाल में कि ईपीजी में कहा गया है कि उस पर बॉर्डर पर तार लगाया जाए, 50 की संधि खारिज किया जाए। तो ये सब डिमांड अब पब्लिकली तो कुछ नहीं आया है, लेकिन लोग शंका शुरू से कर रहे थे, और यही सब कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने इसको रद्दी की टोकरी में रख दिया है। तो ईपीजी एक प्रकार से यह रद्दी की टोकरी में चला गया है। अगर इस पर कुछ भी करना है तो इसको नए सिरे से अब करना पड़ेगा, नहीं तो ईपीजी का अब कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ईपीजी में जो लोग कमेटी में थे वहां पर भी एक चूक जरूर हुई है, भारत से भी और नेपाल से भी, कि ईपीजी में बॉर्डर का मामला उठाया गया है, बॉर्डर का परेशानी उसमें रखा गया है, लेकिन बॉर्डर से रिलेटेड एक भी व्यक्ति को ईपीजी कमेटी में नहीं रखा गया है। मूलतः यही कारण है कि ईपीजी बॉर्डर वासियों का दर्द को नहीं समेट पाया। शायद यही कारण हो सकता है जिसके कारण ईपीजी अभी पड़ा हुआ है और उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो महामहिम जी का खास करके अपना विचार था वो हिंदी के प्रति ही था। उन्होंने भारतीय दूतावास के कर्मचारी के प्रति बहुत ही जानकारी लेना चाहे। उन्होंने बताया उनके यहाँ से भी कुछ लोग दूतावास में हैं, और उन्होंने आशा प्रकट की कि ये दूतावास के कर्मचारी भी अब हिंदी को समझेंगे और हिंदी को प्रोत्साहन देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनका भी अब कार्यकाल बता रहे थे कि अब
मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी कुछ साहित्यिक क्षेत्र में अपना योगदान दूँ। तो यहाँ से जाने के बाद वो पूरा साहित्य में लगेंगे, कुछ अध्ययन करेंगे और उनको जो सहयोग करना होगा ये भाषा और साहित्य के क्षेत्र में वो जरूर सहयोग करेंगे। यही बातें आज हमारे महामहिम महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ हुई और बहुत ही उत्साहवर्धक बातें हुई हैं राजभवन में। और मैं आशा करता हूं कि उनका यह आश्वासन कि हिंदी के प्रति सौतेला व्यवहार नहीं होगा और हिंदी के संबंध में वो अब पूरा सहयोग करेंगे, उनकी ओर से जितना हो पाएगा उतना सहयोग करेंगे। इस अवसर पर मैंने हिमालयनी पत्रिका जब उन्हें दिया तो उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद किया और उन्होंने कहा कि ये वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उस समय नेपाल में भी जाकर और आपके पिताजी को बुलाकर उन्होंने आग्रह किया था कि आप यहाँ से हिंदी पत्रिका निकालिए। और हिमालयनी पत्रिका को भी बहुत सराहा और उन्होंने कहा कि आप 25 साल पूरा कर रहे हैं, 25 साल जब होगा हम अगर नहीं आ पाएंगे तो हम अपनी शुभेच्छा तो जरूर इसमें व्यक्त करेंगे। आप लोग 25 साल भव्यता के साथ मनाएं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं विदा हो रहा हूँ। फिर काठमांडू में मिलूँगा। आपने यह सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।